जो अपना टॉपिक है एक्सेल के अंदर एवरेज का फंक्शन, ठीक है, जैसे सम किया था हमने, इसी तरीके से अपना एक और फंक्शन आता है एवरेज का। एवरेज के अंदर तीन मेन फंक्शन आते हैं जो काफी ज्यादा यूज होते हैं, या एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, एवरेज का सिंपल सा मतलब क्या है, जैसे एक तो आप निकालते हो परसेंटेज, उसमें क्या होता है टोटल से डिवाइड हो जाता है। इसमें क्या होता है क्वांटिटी से डिवाइड होता है। अभी आपके पास जो डाटा है उसको अगर आप देखोगे तो उसमें क्या है, कुछ तीन मेन प्रोडक्ट हैं। ठीक है, टी शर्ट, शर्ट और ब्लेजर, तीन मेन प्रोडक्ट हैं। पर्टिकुलर एक साल के अंदर, मतलब 2005 के अंदर इन तीनों प्रोडक्ट की अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग जो जो क्वांटिटी सेल हुई है, ठीक है, जिस जिस रेट में वो सेल हुए हैं, वो डाटा दे रखा है आपको। ये डाटा हो गया आपका इन तीनों प्रोडक्ट का एक साल का। ठीक है, 2005 के अंदर टी शर्ट एज ए एल साइज, क्वांटिटी 10, रेट 250, टोटल सेल आपकी ये होगी। आपको इस तरीके से ये डाटा दे रखा है। अब ये डाटा मल्टीपल ईयर के लिए है, 2005, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब आपसे अगर नॉर्मली पूछा जाए कि टोटल सेल बताओ, तो आपके पास सम का फंक्शन है, ओल्ड के साथ इक्वल प्रेस कर दो, वो टोटल सेल आपको पता लग जाएगी। अगर इसमें से किसी एक प्रोडक्ट की पूछी जाती है तो आपके पास सम इफ है, आप सम इफ लगा दोगे। अब हमसे सम नहीं, अब आपसे एवरेज के बिहाफ पे, सॉरी, जो सेल्स है उसके बिहाफ पे एवरेज पूछी गई है। तो जैसे नॉर्मल हम सम कर रहे हैं, ऐसे ही आपके पास ओवरऑल के लिए एवरेज का फंक्शन होता है इक्वल टू, ठीक है, जो कॉमन एवरेज हम बोलते हैं, जितनी भी वैल्यू है सबको आप एक साथ सेलेक्ट कर लो, एंटर। अब ये क्या हो गया, आपके 2, 4, 5 सालों की एवरेज सेल आ गई। ठीक है, अभी हमारे पास 9,020 रुपए की एवरेज सेल हुई है, ठीक है, हर साल। अगर इसमें से अब आपसे किसी एक साल के अंदर की एवरेज पूछी जाए, भी 2005 के अंदर बताओ कितनी एवरेज हमारी सेल्स की बनती है, तो वहां पर फिर आप क्या कर सकते हो, इक्वल टू एवरेज, आप सिर्फ उसी साल के सेल्स अमाउंट को सिलेक्ट करके एंटर कर दो, तो ये 2005 की सेल्स की एवरेज आ गई। अच्छा, अब इसको अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हो कि भाई आपसे प्रोडक्ट वाइज पूछी जाए, अभी तो ये सेल्स की निकाल रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये प्रोडक्ट वाइज पूछ ली जाए, या प्रोडक्ट के साइज के अकॉर्डिंग पूछ ली जाए, या पर्टिकुलर किसी ईयर के अकॉर्डिंग ही पूछ ली जाए, तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा सिस्टम अपना बनाएंगे, एक ऐसा फंक्शन यहाँ पर लगाएंगे जिसमें हमारे पास चॉइस होगी। ठीक है, अगर आपको प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग निकालनी है तो एवरेज इफ, अभी आपके पास कंडीशन आ गई, भी एवरेज तो निकालनी है लेकिन प्रोडक्ट वाइज निकालनी है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, आपके तीनों प्रोडक्ट आप में जिसका भी एवरेज निकालना है, उस प्रोडक्ट का जस्ट नाम एंटर करना, उसी की एवरेज आ जाएगी सभी में से। ठीक है, ये कैसे करोगे, फंक्शन है हमारा एवरेज इफ इक्वल टू एवरेज इफ। ठीक है, तीन चीजें आपसे पूछेगा, ये सम इफ की तरह, ये बिल्कुल क्राइटेरिया। ठीक है, पहले रेंज, फिर क्राइटेरिया और फिर एवरेज रेंज। सम इफ के अंदर क्या था, पहले रेंज, क्राइटेरिया और लास्ट में सम रेंज पूछी जाती थी। तो हमारा क्राइटेरिया हम क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट का नेम, तो प्रोडक्ट की जो भी लिस्ट है आपके पास एज ए रेंज उसको सिलेक्ट कर लो पहले, ये हमारी होगी प्रोडक्ट की रेंज। ठीक है, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया भी प्रोडक्ट ही है, तो पहले प्रोडक्ट की रेंज। ठीक है, तो अब इनमें से जिस भी प्रोडक्ट की आपको एवरेज निकालनी है, वो आप जहां भी बताओगे, जिस भी सेल के अंदर बताओगे, उस सेल को सिलेक्ट कर लो, ये हमारा हो गया क्राइटेरिया सेल। ठीक है, दो चीजें होगी, और लास्ट में पूछ रहा है एवरेज रेंज। एवरेज किस रेंज में से आपको निकालनी है, क्वांटिटी में से निकालनी है, रेट में से निकालनी है, या सेल्स में से निकालनी है, वो आपकी चॉइस है। तो अभी हम सेल्स का ही पता करना चाहते हैं, तो ये हो गया हमारा सेल्स का रेंज। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी ये डिवाइड एरर आया है,
इसका मतलब क्या है कि अभी आपने अपना क्राइटेरिया नहीं बताया हो। ठीक है, तो जो भी आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका नाम डालो, एंटर करो, आपकी सिर्फ उसी की एवरेज आ जाएगी सभी में से। ठीक है, आपके 500 साल के अंदर जो शर्ट प्रोडक्ट सेल हुआ है उसकी कॉमन एवरेज आ गई। ठीक है, जैसे हमने समय स्टार्टिंग में किया था भाई, हमें हमारे पास एक लिस्ट के अंदर एम्प्लॉय है एज ए अनिल, वो मल्टीपल टाइम है, हमें सभी जगह से उसका टोटल निकालना है। तो ऐसे ही शर्ट हमारे पास मल्टीपल लिस्ट में है, तो सभी का एवरेज हमें पता लग गया। अब एवरेज इफ हुआ, सम इफ हुआ, काउंट इफ हुआ, ये तीनों फंक्शंस में एक सिमिलरिटी है क्या, कि वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज के लिए रिजल्ट देते हैं। अभी अगर हम एवरेज निकालना चाहते हैं तो या तो एक टाइम पे शर्ट का निकाल सकते हैं, या टी शर्ट का, या फिर ब्लेजर का। ये तो नहीं कि तीनों एक साथ दे दे। ठीक है, तो अब बात आती है कि अगर हमें एक से ज्यादा क्राइटेरिया देने हैं, तो मैं चाहता हूं कि अब ये जो शर्ट का हमारे पास एवरेज आया है, अब हमें ये तो नहीं पता कि ये किस किस ईयर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये तो 500 सालों में से आ गया। हमें सिर्फ मान लो 2005 और 2007 के अंदर जो टी शर्ट की सेल हुई है या शर्ट की सेल हुई है, सिर्फ उसी का ही एवरेज पता करना है। अभी जो हमारे पास एवरेज है इसमें ईयर तो हमने नहीं डाला कि भाई ये जो शर्ट की एवरेज है ये 2005 की है या 7 की है या 8 की है या 9 की है, ये तो सभी की है। अब आपको ये एक और कंडीशन साथ में डालनी है कि भाई जिस भी प्रोडक्ट की मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ, ठीक है, उसमें मैं एक दो कंडीशन और भी दे दूं। तो जैसे लास्ट क्लासेस में हमने सम इफ एस किया था, काउंट इफ एस किया था, अभी आता है आपका एवरेज इफ एस। सेम कंसेप्ट में है, फंक्शन अलग है तो आपका रिजल्ट भी अलग होगा। तो अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपको और सीखनी है, लिस्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, लिस्ट का मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट, एक्सेल में काफी कॉमन चीज है ये। जैसे आप अपने ऊपर मेन्यू बार पे जाते हो, या जैसे फॉन्ट का साइज है ये, ठीक है, अब इस छोटे से बटन पे आप क्लिक करते हो तो क्या इसमें लिस्ट निकल के आ गई। ये क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है। अब इस एक सेल के अंदर सारे फॉन्ट साइज डाले गए हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर अपनी एक लिस्ट बनाना चाहते हैं, या एक्सेल के अंदर जहां भी आपको अपने डाटा की लिस्टिंग करनी हो वहां आप कैसे बनाओगे। अभी हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर जितने भी ईयर हैं इनकी यहाँ पर लिस्ट बन जाए। अब लिस्ट तो है हमारे पास डुप्लीकेट, ठीक है, बनाने का तरीका क्या होगा, इसको अभी हटाना है तो कैसे करेंगे, डाटा में गए, जहां भी लिस्ट बनानी है, अगर ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है उसको हटाने के लिए या फिर आपको बनानी है उसके लिए आपको आना है डाटा में। डाटा के अंदर मिलेगा यहाँ पर डाटा वैलिडेशन, साइड बटन से जाना, पहला ही ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन का। ठीक है, अब ऑलरेडी हम यहाँ लिस्ट बना चुके हैं, उसको हम कर रहे हैं क्लियर ऑल। अब ये बटन हट गया आपका, ये हमारा सेल अभी खाली है। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर 2005, 6, 7, 8 और 9 की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक तो तरीका है, ड्रॉप डाटा वैलिडेशन में गए, सेटिंग, एनी वैल्यू की जगह लिस्ट, और यहाँ पर जो जो भी आपकी ईयर है, ठीक है, जैसा आपकी टेबल के अंदर है वैसे ही यहाँ पर टाइप कर दो। तो एक तो हम ये कर सकते हैं 2005, 2006, 2007, 2008, 2009। ठीक है, लास्ट वाले के उसमें कोमा नहीं लगाना और ओके कर देना, आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई। ठीक है, ऐसे ही हम अपने प्रोडक्ट की भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा कि आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, वो आप सेलेक्ट कर लोगे सीधा। ठीक है, तो ऐसे ही प्रोडक्ट की भी आप लिस्टिंग बनाना चाहो तो बना सकते हो। लिस्ट सोर्स, अब हम यहाँ से सिलेक्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम सिलेक्ट करेंगे लिस्ट तो बन जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट मल्टीपल नहीं है, डुप्लीकेट है तो 3 ही। ठीक है, लिस्ट तो आपकी बन गई, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बनाना चाहो बना सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, दोनों चीजें कर ली, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना ली। इसका फायदा क्या मिलेगा कि हमें जिस भी प्रोडक्ट का या जिस भी ईयर के अकॉर्डिंग अपना कैलकुलेशन करना होगा वो हमें टाइप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार होता है कि टाइप करने में गलती होगी। ठीक है, तो इसमें अब आपकी गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी।
आपको जस्ट जिसका भी पूछा जाए आपको जस्ट वो सिलेक्ट करना है। तो फंक्शन कैसे लगाओगे, इक्वल टू एवरेज इफ एस, ठीक है, पहला एवरेज था, दूसरा एवरेज इफ, और इफ अब एवरेज इफ एस। सबसे पहले पूछ रहा है एवरेज रेंज, आपको जिस रेंज से एवरेज निकालनी है या पता करनी है वो रेंज सेलेक्ट कर लो। तो हमें रेंज एवरेज पता करनी है अपनी सेल्स की, तो सेल्स की रेंज सेलेक्ट कर लो, कॉमा। उसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो आपका पहला क्राइटेरिया किस रेंज में है उस रेंज को सिलेक्ट करो। तो हमारा पहला क्राइटेरिया है ईयर का, तो ईयर की जो भी रेंज है उसको सिलेक्ट कर लो। तो फिर पूछेगा क्राइटेरिया रेंज 1, तो आपने दे दी क्राइटेरिया 1 और बताओ क्या है। तो क्राइटेरिया 1 क्या होगा हमारा, ईयर, ठीक है, क्योंकि अभी हमने रेंज सिलेक्ट की है किसकी, ईयर्स की, तो क्राइटेरिया भी ईयर का ही देना पड़ेगा। ये दोनों हमेशा मैच होने चाहिए साथ के साथ। जो आपने रेंज सिलेक्ट की है क्राइटेरिया के लिए उसका क्राइटेरिया साथ में बताना है, ये नहीं कि वो बाद में। अभी अगर हम मान लो इस फंक्शन में एक बार अलाइनमेंट लेफ्ट करो, एवरेज इफ एस लिया हमने, एवरेज की रेंज ले ली। अगर जहां जो चीज जहां पूछी गई है उसकी जगह अगर हम कुछ और सिलेक्ट करके देंगे तो फॉर्मूले में वो चीज मिसमैच होगी तो रिजल्ट भी नहीं आएगा। अभी यहाँ क्राइटेरिया रेंज में हमने 1 में ले लिया ईयर, ठीक है, और क्राइटेरिया 1 के अंदर ईयर देने की बजाय हमने कर दिया शर्ट, तो ये तो मिसमैच हो गया। भाई आपने रेंज तो बताई है ईयर की, आप क्राइटेरिया में बता रहे हो शर्ट, तो ये कभी नहीं करना, ठीक है। अब रेंज ईयर के लिए है तो क्राइटेरिया भी ईयर का ही देना पड़ेगा हमें। दूसरा क्राइटेरिया हमारा क्या है, प्रोडक्ट, तो क्राइटेरिया रेंज 2 में क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट का लिस्ट, और इस लिस्ट में से जो भी हमारा एज ए प्रोडक्ट का क्राइटेरिया है उसको सिलेक्ट कर लो। अगर आप और भी देना चाहो भी मुझे साइज का भी है तो आप एक और बना दो। तो ये होगी हमारी साइज की रेंज, और साइज के लिए हम एक सेल यहां ले लेते हैं, ठीक है, होगी सारी चीजें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी ये एरर दे रहा है क्योंकि एक चीज अभी मिस है, ठीक है, दो तो आपने बता रखी है, तीसरा हमें एक और डालना है एल साइज, तो ये नहीं लिया, क्यों नहीं लिया अभी देखते हैं क्या गलती है, बताओ, लगा पता कुछ। इनका पता करो, क्योंकि इन दोनों की हमने बना रखी है लिस्ट, इसको हमने कर दिया डायरेक्ट टाइप, ठीक है, तो इसका भी लिस्ट बनाना पड़ेगा। या तो किसी का भी लिस्ट मत बनाओ, बनाते हो तो फिर सबका बनाओ, ठीक है। अगर आपको अपना एल का भी एज ए साइज का भी क्राइटेरिया देना है तो उसका भी लिस्ट बना दो। और लिस्ट बनाने का तरीका, डाटा में गए, डाटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू की जगह लिस्ट, लिस्ट के अंदर या तो अपना टाइप कर दो, अगर 2-4 चीजें हैं तो टाइप कर सकते हो कोमा लगा के, अगर ज्यादा हो तो वहीं पर उस रेंज को सिलेक्ट करके ओके कर देना, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली कॉमन निकाल लेगा। अब पहले जो वर्जन थे हमारे एक्सेल के उसमें जैसा डाटा है वो सारी लिस्ट देता था, अब हमने सिलेक्ट तो सारे किए थे लेकिन उसने क्या किया, पता लग गया उसको कि भाई इस लिस्ट में तो 3 कॉमन है, तो उसने वही 3 कॉमन यहाँ पर आपके लिए रख लिए, बाकी के हटा दिए। अगर कभी आप अपनी तरफ से कॉमन निकालना चाहते हो मल्टीपल में से तो उसके लिए भी एक सिंपल सा फंक्शन आता है यूनिक के नाम से, ठीक है। आपके पास जैसे डुप्लीकेट एम्प्लॉय की लिस्ट थी उसमें से आपको अपने यूनिक निकालने हैं कॉमन, तो उसको सिलेक्ट कर लो। अभी जैसे हमारी ये प्रोडक्ट की लिस्ट है इसमें से हमें कॉमन कॉमन निकालने हैं, एंटर कर देना, वो 3 की लिस्ट अपने आप आ जाएगी, ठीक है। इसको अपना यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, फिर कर लोगे एवरेज, ठीक है। एग्जाम में काफी ज्यादा आता है और वैसे भी हमें ये कॉमन कैलकुलेशन में है फंक्शन आना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ ग्रोथ एंड परसेंटेज। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको की डेफिनेटली आपको यही करने को मिलेगी, ठीक है, ये जस्ट एक कैलकुलेशन का टाइप है, वो आपको समझना है।
ठीक है, कि कभी आपको इस टाइप की अगर कैलकुलेशन करनी पड़ जाए तो आप कैसे करोगे। अभी आपके पास क्या, आपको क्या दे रखा है, दो प्रोडक्ट हैं जीन्स और शर्ट, उनका टोटल क्वांटिटी दे रखा है। ठीक है भाई, जीन्स की टोटल क्वांटिटी 1000 है, शर्ट की 1500 है। अब हुआ क्या है इनके ऊपर कि इनकी सेल्स की परसेंटेज दे रखी है कि भाई जनवरी मंथ के अंदर आपकी 70% सेल हुई। अब ये 70% किसकी है, दोनों की मिला के। ठीक है, अब ये 70 जो परसेंट है, ये ना तो आप जींस की बोल सकते हो ना शर्ट की बोल सकते हो, उन दोनों की टोटल सेल का परसेंटेज है। ठीक है, जनवरी मंथ के अंदर फेब मार्च अप्रैल, वो कंटिन्यूसली आपको परसेंटेज में दे रखा है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि अगर इन दोनों प्रोडक्ट की जनवरी मंथ के अंदर अगर सेल 70% हो गई तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा। ठीक है, जींस का अलग से और शर्ट का आपको अलग से बताना है। ठीक है, ये आप किसी भी और कंसेप्ट में भी यूज कर सकते हो, ये सिर्फ अभी डाटा जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ कैलकुलेशन को समझाने के लिए है। ठीक है, दोबारा समझ लो, आपके पास दो प्रोडक्ट है, उनकी क्वांटिटी दे रखी है टोटल, जनवरी मंथ के अंदर आपकी दोनों की मिला के 70% सेल हुई है। अब जनवरी में अगर हम इन दोनों की 70% सेल मान ले तो जनवरी में हमारे पास जो बच गया था सामान वो कितना बचा, उसमें दोनों की अलग अलग क्वांटिटी आपको बतानी है। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपल सा तरीका है। जैसे अब हमारे पास है, मान लो एक प्रोडक्ट जिसका 1000 टोटल स्टॉक दे रखा था, उसमें से 70% हमने बोल दिया कि भी सेल हो गया। ठीक है, तो बचा हुआ कितना है वो बताओ। तो जिसकी भी, हमेशा ये याद रखना, जिसकी भी आपको परसेंटेज निकालनी है या निकालनी हो, उसको हमेशा पहले सेलेक्ट करते हैं। तो हमें परसेंटेज किसकी निकालनी है, स्टॉक की निकालनी है। तो स्टॉक को अपना पहले सेलेक्ट कर लेना, इनटू 1 माइनस जितना सेल हो चुका है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देना। ये परसेंटेज में नहीं, ये आपका आएगा क्वांटिटी में, हमें क्वांटिटी निकालनी है। तो ये सेल पहले कभी यूज हुआ होगा इसलिए वो परसेंटेज दिखा दिया। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जैसे अगर आपको बोला जाए कि भाई हमारे पास 1000 है, उसमें से मान लो 700 सेल हो गया, बचा कितना, तो 1000 में से 700 माइनस कर दो, 300 एज ए क्वांटिटी आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ हमारे पास क्या है, वो परसेंटेज में दे रखा है, क्वांटिटी में नहीं दे रखा। अगर डायरेक्ट क्वांटिटी में दे रखा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो माइनस कर दो, सीधा पता लग जाएगा। तो ये आपको चीज थोड़ी सी अलग दे रखी है। ठीक है, दोबारा देख लो, हमारा जींस का प्रोडक्ट था 1000, उसने बोला कि 70% आपका सेल हो गया। ठीक है भाई, सेल हो गया, तो जींस जो बच गई वो कितनी बच गई। तो जिसकी भी परसेंटेज आपको निकालनी है, हमेशा उसको पहले सेलेक्ट करना है, इनटू 1 माइनस 1 माइनस इसलिए क्योंकि 70% तो लेस हो चुका है, तो इसलिए टोटल में से 70% लेस करवा रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, वो आपकी 300 क्लोजिंग क्वांटिटी आ गई। अब ये सेम हमारा शर्ट के लिए भी है, तो ये होगी हमारी 1500 शर्ट की, ये भी 70% सेल हुई है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी वही तरीका, इनटू 1 माइनस 70%, ये आपकी आ गई शर्ट की। ठीक है, परसेंटेज की जगह इसको कर दो नंबर में। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, अभी आपसे पूछी है सेल्स की ग्रोथ। यहाँ पर ग्रोथ से मतलब क्या है कि मान के चलो, जैसे आपकी जो सेल है 2016 में 1000 हुई, 2017 में 1300 होगी, 2018 में 1500 होगी, मतलब कंटिन्यूसली आपको ईयर बाय ईयर टोटल सेल्स अमाउंट दे रखा है। और आपसे पूछा गया है कि लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली इस साल हमारी जो सेल हुई है वो कितने परसेंटेज बढ़ी है या कम हुई है, तो कितनी कम हुई है। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना, जब भी आपसे इस तरह की चीज पूछी जाएगी भी लास्ट ईयर या लास्ट वैल्यू या लास्ट अमाउंट, तो हमेशा उसको कंपेयर करने के लिए हमें उसको डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू करंट ईयर की सेल डिवाइडेड बाय
लास्ट ईयर की सेल, ठीक है। एंटर कर देना, जो भी वैल्यू आए उसको अपना परसेंटेज पे क्लिक करवा देना, ठीक है। ये परसेंटेज पे ऑलरेडी है, आपको कुछ नहीं करना, -1 और डाल देना उसमें। ये सारे सेल पहले यूज हुए हैं बताते वक्त, तो इनको नॉर्मल कर दो, जर्नल, ठीक है। कहीं भी कैलकुलेशन अगर आप बार बार करते हो तो जो फॉर्मेट होता है हमारा सेल का वो वही रह जाता है। अब अगर हमने कहीं परसेंटेज टाइप किया है तो हम यहाँ से इसको बेशक डिलीट कर दें, लेकिन फॉर्मेट तो वहां रहता ही है। तो वो कैलकुलेशन बनाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना कहाँ आप किस सेल के अंदर क्या करने जा रहे हो और उस सेल के अंदर आपका नंबर फॉर्मेट क्या है। तो यहाँ पर क्या करना है, ग्रोथ निकालने के लिए करंट ईयर की सेल डिवाइडेड बाई लास्ट ईयर की सेल और -1 कर देना, ठीक है। एंटर। अब ये डेसिमल नंबर में आएगा, उसको परसेंटेज पे क्लिक करवा देना बस, ठीक है। और इसको अपना आगे ड्रैग कर दो। ड्रैग करते वक्त अपना ये ध्यान रखना, हमेशा कभी भी एक्सेल में काम करते हो कि वो सेल हमें लॉक करना है या नहीं करना है, ठीक है। अपना एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सेल रेफरेंस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। ये छोटी सी चीज है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है एक्सेल में काम करने वालों के लिए। सेल रेफरेंस क्या होता है? सेल रेफरेंस का मतलब क्या है, जैसे मैं अभी जिस सेल में हूँ, सेल का एड्रेस क्या है, E22, ठीक है। और मान लो मुझे अभी टोटल करना है, मेरे पास कुछ वैल्यू है, ठीक है। मुझे टोटल करना है, मैं टोटल करने के लिए इस सेल में फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इक्वल टू सम। ये पूछेगा भी जिसका सम करना है वो बताओ। तो मैं यहाँ पर मेरे पास 2-3 चॉइस हैं। एक तो मैं वो नंबर टाइप करवा दूं वहां पर 100 प्लस या कोमा 200 ऐसे करूं, ठीक है। एक जो आसान सा तरीका है वो क्या है, आप सेल रेफरेंस बता दो। रेफरेंस का मतलब जिस एरिया में आपकी वैल्यू है उसका रेंज बता दो। तो ये जो हमने रेंज सेलेक्ट करके उसको दी है ये हो गया सेल रेफरेंस, ठीक है भाई। इन इन सेल्स के अंदर मेरी जो वैल्यू है उनका मुझे टोटल चाहिए, ठीक है। अभी ये जो सेल रेफरेंस है ये है एब्सोल्यूट। दो टाइप के सेल रेफरेंस होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ठीक है। अभी जब तक आपका सेल रेफरेंस नॉर्मल है, कॉमन है, तो उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट, ठीक है। लेकिन एक होता है हमारा रिलेटिव, ठीक है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव दो टाइप के सेल रेफरेंस होते हैं। अभी ये है हमारा एब्सोल्यूट, दूसरा आएगा रिलेटिव। रिलेटिव में क्या होता है, जैसे हमने एक रनिंग सम का फंक्शन किया था, उसमें काम किया था। अब मान के चलो हम क्या चाहते हैं कि भाई फर्स्ट सेल में जो, इसी पे ही कर लो, जो फर्स्ट सेल में वैल्यू है वो मुझे नेक्स्ट सेल में भी टोटल करवानी है, ठीक है। या नेक्स्ट सेल में जो वैल्यू उसके साथ टोटल करवाना है। और इसके नीचे जैसे जैसे मैं वैल्यू टाइप करता जाऊं तो फर्स्ट सेल से लेके लास्ट सेल तक की वैल्यू हमेशा टोटल होती रहे, ठीक है। फर्स्ट सेल मुझे स्किप नहीं करवाना। अगर हम यहाँ पर अभी जैसे नॉर्मल सम लगाएं, यहीं पर हम लगा रहे हैं इक्वल टू सम, मैंने सिर्फ इन दो वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया, तो अभी टोटल आएगा तो सिर्फ इन दो ही वैल्यू का आएगा। अब अगर मैं ड्रैग करूंगा, भाई मुझे नीचे भी मैंने वैल्यू टाइप कर रखी है, मैं सोच रहा हूँ कि भाई इनका जैसे नीचे ड्रैग कर दो फॉर्मूले को, तो यहाँ पर अब जो सम आ रहा है उसके अंदर रेंज देखना फॉर्मूले में कहाँ क्या क्या हुई है। F2 किया, पहले दो सेल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सेल के अंदर भी क्या हुआ, दो ही सेल है, लेकिन उसने क्या किया, फर्स्ट सेल को छोड़ दिया। हम क्या चाहते थे कि भी वो फर्स्ट सेल से नेक्स्ट जितने भी सेल आते जाएं वो अपने टोटल के अंदर इंक्लूड करता रहे सभी को, वो छोड़े ना, ठीक है। दो सेल ड्रैग किए हुए तो दो, तीन हो जाए तो तीन, चार है तो चार। तो ये एब्सोल्यूट की वजह से क्या है, शिफ्ट और रीअरेंज, हर बार दो ही सेल वो ले रहा है आगे वाले। तो हम क्या चाहते हैं कि भाई ये फर्स्ट सेल को भी सिलेक्शन में रखे और आगे जैसे बढ़ाते जाएं। तो इसका मतलब ये है कि हमें फर्स्ट सेल को लॉक करना पड़ेगा, यहाँ फ्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, F4 फंक्शन की प्रेस करेंगे सिर्फ फर्स्ट सेल के ऊपर। फर्स्ट सेल का जो एड्रेस है सिर्फ उसी के ऊपर F2 प्रेस किया आपने, फर्स्ट सेल को लॉक कर दिया। अब इसको हम दोबारा ड्रैग करें नीचे, तो यहाँ पर देखना क्या चेंजेस आते हैं। दो सेल है, नेक्स्ट में तीन,
जितना भी हम ड्रैग करते जाएंगे वो फर्स्ट सेल से नीचे आता जाएगा। वो फर्स्ट सेल को क्यों नहीं छोड़ रहा? क्योंकि फर्स्ट सेल हमने उसकी रेंज में लॉक कर रखा है। फिर आप फॉर्मूले को चाहे नीचे कितना भी बढ़ाओ, वो फर्स्ट सेल को नहीं छोड़ेगा, वो फर्स्ट सेल से नीचे तक एक्सटेंड होता रहेगा। ठीक, अगर हम यहाँ पर दोनों ही सेल को लॉक कर देते तो अब हम यहाँ पर दोनों ही सेल रेंज को लॉक कर रहे हैं, तो आप अपना फॉर्मूला चाहे कभी भी बढ़ाना, किधर भी बढ़ाना, उसके अंदर हमेशा दो ही सेल रहेंगे और वो वही रहेंगे क्योंकि हमने रेंज को लॉक कर रखा। ये दोनों सेल लॉक हो गए ना, तो फॉर्मूला आप चाहे कितना भी नीचे ड्रैग कर लो, रेंज तो चेंज होएगी नहीं। रेंज चेंज नहीं होगी तो फॉर्मूले में रिजल्ट भी अपडेट नहीं होगा, तो कॉमन रेंज बन गई उसके अंदर। तो ये दो तरीके से आप अपने एक्सेल के अंदर सेल रेफरेंस यूज कर सकते हो, करते हैं, करना पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं चलता, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अच्छा, जब ये सेल रेफरेंस यूज करते हैं तो इसमें अभी जैसे हमने F4 प्रेस किया, तो अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो हुआ क्या है, आपका जो D है, D क्या है हमारा? कॉलम नेम है, ठीक है, और 22 क्या हमारी रेंज का नंबर है। कॉलम के लेफ्ट साइड में डॉलर ऐड हुआ है तो इसका मतलब ये है कि कॉलम लॉक हो गया। रेंज रो के नंबर के आगे डॉलर सिंबल ऐड हुआ है तो इसका मतलब है रो भी लॉक होगी। आपके पास दो चीजें होती है ना कॉम्बिनेशन में। अभी एक है मान लो आपका डी, ये तो हो गया कॉलम, और इसके साथ हमने टाइप कर दिया 22, तो ये क्या होगी? रो। D22 बन गया सेल एड्रेस। अगर आप अपने सेल के अंदर किसी कैलकुलेशन के अंदर सिर्फ कॉलम को लॉक करना चाहते हो तो सिर्फ कॉलम के आगे डॉलर लगा देना। अगर आप सिर्फ रो को लॉक करना चाहते हो तो रो के आगे डॉलर लगा देना। आप फॉर्मूले को हॉरिजॉन्टली ड्रैग करोगे तो सिर्फ कॉलम चेंज होगा, रो चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर आप अपना लगाते हो कॉलम के आगे डॉलर तो कॉलम चेंज नहीं होगा, सिर्फ रो चेंज होगी। अगर दोनों ही लॉक कर देते हो तो आप उसको चाहे हॉरिजॉन्टल ड्रैग करना फॉर्मूले को, चाहे वर्टिकल ड्रैग करना, वो सेल चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये सेल रेफरेंस था अपना। आज के लिए इतना बहुत है। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। क्लियर है? तो एक्सेल के अंदर नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आता है वो डेट एंड टाइम से रिलेटेड है। अब काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। आप कोई भी डाटा बनाओगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको डेट्स या हो सकता है टाइम यूज करना पड़े। ठीक है, अगर आपकी कोई अटेंडेंस टाइप का डाटा है, शीट है, तो उसके अंदर डेट और टाइम दोनों यूज होंगे ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज थोड़ा सा हम अपना बैकग्राउंड समझेंगे, कुछ बेसिक से फंक्शंस देखेंगे, डेट एंड टाइम से रिलेटेड क्या क्या हमारे यूज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि एक्सेल के अंदर जो भी हम डेट्स यूज करेंगे उस डेट्स को फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम अपनी चॉइस से जब जैसा चाहे चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल जैसे अभी तक हम फॉर्मेट्स यूज करते आए हैं। और फॉर्मेट्स का मतलब सिंपली यहाँ पर ये है कि आपने अगर मान लो किसी सेल के अंदर कोई भी आप अपनी, जैसे आज की हम करंट डेट डाल रहे हैं, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। ठीक है, आपके कीबोर्ड के अंदर जो सेमीकोलन की है, कंट्रोल के साथ अगर आप प्रेस करते हो तो सिस्टम के अंदर जो भी आपकी डेट्स होगी वो आपकी एंटर हो जाएगी। अब इस सेल के अंदर जो डेट आई है आपको इसको कुछ अलग तरीके से दिखाना है। मान लो जो सितंबर आपका 9 एज लिखा हुआ है डिजिट में, हमें उसको चाहिए टेक्स्ट में, तो आप इसको क्या कर सकते हो, अपना फॉर्मेट चेंज करवा सकते हो। ठीक है, या आपको अपना 16 की जगह डे चाहिए हो, तो ये चीजें जो है वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आप अपना चेंज कर सकते हो। डेट एंड टाइम के ऊपर ही आपको काफी ज्यादा यूज करना पड़ता है। फॉर्मेट चेंज करने के लिए क्या करना है, आप अपना सेल को सिलेक्ट करो, Ctrl+1 शॉर्टकट है, या फिर अपना नंबर फॉर्मेट की शॉर्ट ड्रॉप डाउन बटन पे आओ,
जिस भी चीज का आपको फॉर्मेट चेंज करना है पहले लिस्ट में से उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अभी हमें डेट का फॉर्मेट चेंज करना है तो हमने डेट सिलेक्ट किया, उसके कुछ रेडीमेड फॉर्मेट्स आपके यहाँ आएंगे, उनमें से जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए है अगर वो अवेलेबल है तो उसको अपना सेलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अगर आप किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट को सिलेक्ट करते हो तो उसका आउटपुट आपको वहां दिखाई देगा ऊपर सैंपल के अंदर। ठीक है, अगर कोई ऐसा फॉर्मेट है जो आपको चाहिए लेकिन वो इस लिस्ट के अंदर नहीं है तो आप क्या करोगे कस्टम में, लास्ट ऑप्शन इसके अंदर दे रखा है कस्टम, और यहाँ पर वो फॉर्मेट आप अपना टाइप कर सकते हो भी हमें इस लास्ट सिलेक्टेड सेल के अंदर जो डेट है वो कैसे दिखानी है। तो अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से हमें दिखाना है डे इन टेक्स्ट डैश, या बीच में स्पेस रखना चाहूँ आपकी चॉइस है। उसके बाद मैं चाहता हूं कि मंथ भी टेक्स्ट में आए तो 3 टाइम एम, और लास्ट में ईयर 25। अभी हमारा जो सैंपल में डेट फॉर्मेट दिखाई दे रहा है जो, ठीक है, इस तरीके से अगर हम ओके करते हैं तो ये आपका डेट यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये यूज होता है हमारा फॉर्मेट्स का। ठीक है, वो आपकी रिक्वायरमेंट आपको देखनी है कि कहाँ हमें कौन सी चीज कैसे दिखानी है, रिप्रेजेंट करनी है, वहां पर सारी चीजें आपको लिस्ट में दे रखी है। जिस भी चीज का आपको फॉर्मेट चेंज करना है वहां चेंज करवा सकते हो, एक अलग से टॉपिक बनता है फॉर्मेट्स का। ठीक है, तो अभी करंट डेट की बात थी, तो आपको कभी भी अपनी शीट के अंदर करंट डेट एग्जैक्टली अगर चाहिए हो तो कंट्रोल के साथ सेमीकोलन है, जैसे आप टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो भी सिस्टम में करंट डेट बनती होगी वो आपकी आ जाएगी। अगर कहीं इसके लिए आपको फंक्शन की जरूरत है, अब हर जगह हमें मान लो बार बार कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस ना करना पड़े, तो हम चाहते हैं कि वहां पर ऑटोमेटिकली हमारी करंट डेट आ जाए, तो उसका जो फॉर्मूला है बिल्कुल सिंपल सा है, इक्वल टू टुडे, और ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है ब्लैंक ब्रैकेट के साथ। ठीक है, आपको कुछ भी वहां सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू टुडे करके एंटर कर देना, वो भी आपकी करंट डेट आपको ओपन करके देगा। ठीक है, तो जिसमें आपने अपनी तरफ से करंट डेट शॉर्टकट की के थ्रू टाइप की है, हो सकता है वो आपकी अपडेट नाउ नेक्स्ट डे जाके, लेकिन जहां आपने ये फॉर्मूला लगाया होगा इज इक्वल टू टुडे का, तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा। जैसे आपका नेक्स्ट डे होगा तो नेक्स्ट डेट की डेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, आपको वो दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो डेट की तरह सेम आपका टाइम के लिए भी है, अगर आपको कहीं अपनी शीट के अंदर करंट टाइम चाहिए हो तो कंट्रोल शिफ्ट एंड सेमीकोलन, जो आपने पहले कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस किया था डेट के लिए, अब कंट्रोल के साथ शिफ्ट और यूज कर लेना सेमीकोलन में, तो वहां पर क्या होगा, आपका जो करंट टाइम होगा सिस्टम के अकॉर्डिंग वो आ जाएगा। इसके लिए भी आपके पास फॉर्मूला है इक्वल टू नाउ का, ब्लैंक ब्रैकेट के साथ एंटर कर देना, आपका जो भी सिस्टम में करंट टाइम होगा विद डेट वो आपको मिल जाएगा। अभी हमें मान के चलो यहाँ सिर्फ टाइम दिखाना है, डेट नहीं चाहिए क्योंकि डेट हम ऑलरेडी ऊपर दिखा चुके हैं, तो इसके लिए आप क्या करोगे, नंबर फॉर्मेट पे आओ, कस्टम या टाइम। ठीक है, मेनली अब हमारा क्या है यहाँ पर टाइम है, तो टाइम के अकॉर्डिंग जो भी आपको यहाँ पर दिखाना है उसको सिलेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं है तो कस्टम में जाके यहाँ पर अपना टाइम का फॉर्मेट बता दो, भाई मुझे ये टाइम चाहिए, ऑलरेडी कुछ यूज्ड जो है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, AM PM अगर आपको दिखाना है वो आपकी चॉइस है। ठीक है, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहाँ कौन सी चीज सुटेबल है हमारे डाटा के अंदर, और अपना ओके कर लेना। नेक्स्ट चीज आती है डेट वैल्यू, इसको समझना जरूरी है। डेट वैल्यू एक जगह हमने समीफेस के अंदर भी यूज किया था कि किसी भी डेट को नंबर में अगर कन्वर्ट करके हम यूज करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं। अब ये यूज क्यों कर रहे हैं नंबर में कन्वर्ट करके डेट को, वो इसलिए क्योंकि एक्सेल डायरेक्टली नंबर को समझ नहीं पाता या समझ नहीं सकता, उसका जो सिस्टम बनाया गया है वो स्ट्रिंग सिस्टम है। पहली तो बात कि एक्सेल के अंदर जो डेट यूज होती है वो 1 जनवरी 1900 से स्टार्ट होती है,
उससे पहले की डेट पे एक्सेल कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप उससे पहले की कोई डेट वहां पर एंटर करते हो तो एक्सेल उसके ऊपर काम नहीं करेगा। ठीक है, अभी ये जो डेट मैंने टाइप की ये एग्जैक्टली उसने कंसीडर की है, लेकिन ऊपर जो डेट टाइप की उसने उसको टेक्स्ट में मान लिया। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि डेट वैल्यू या उसका क्या मीनिंग है डेट वैल्यू का। तो डेट वैल्यू का यहाँ पर सिंपली मतलब ये है कि 1 जनवरी 1900 से लेके आज तक की सभी डेट्स को अगर हम एक सीक्वेंस में अरेंज करें, ठीक है, मान लो ये 1 जनवरी हो गया 1900, फिर हमने क्या किया 2 जनवरी 1900 टाइप किया, इस तरीके से करते करते हमने आज तक की सारी डेट एक सीक्वेंस में अरेंज कर ली। तो अब आपको ये बताना है कि फर्स्ट डेट का सीरियल नंबर क्या है, सेकंड का क्या है और आज की डेट का सीरियल नंबर क्या है। ठीक है, अगर आप सभी डेट्स को सीरियल वाइज अगर अरेंज करो तो हमारी करंट डेट का या जो भी आप डेट यूज करो उसका सीरियल नंबर क्या बनेगा, वही डेट वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, आप आगे चल के कोई जो फंक्शन यूज करोगे तो उसके अंदर डेट जहां देनी है वहां पर सीरियल नंबर पूछा जाएगा, तो वहां सीरियल नंबर का मतलब भी डेट है, या आप अपनी उस डेट का सीरियल नंबर बता सकते हो, डेट वैल्यू बता सकते हो। तो किसी भी डेट का सीरियल नंबर पता करना है या डेट वैल्यू पता करनी है तो उसके दो तरीके हैं, इक्वल टू, यहीं पर लगा लो, इक्वल टू डेट वैल्यू। ठीक है, एक डेडिकेटेड आपका फंक्शन है डेट वैल्यू का, लेकिन इस फंक्शन के अंदर जो चीज पूछी गई है वो किस तरीके से देनी है वो भी देख लो। वो आपसे डेट पूछ रहा है लेकिन टेक्स्ट के फॉर्मेट में। ठीक है, और एक्सेल के अंदर अगर हम किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को डबल कोट में अगर टाइप करके डाल दें तो वो टेक्स्ट ही माना जाता है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर अपनी डेट सेलेक्ट करोगे तो ये उसको समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो डेट हमने सेलेक्ट की है सेल से, ये तो नंबर के अंदर है। ठीक है, और वो आपसे जो डेट पूछ रहा है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं अगर आप इस डेट को सिलेक्ट करके एंटर करोगे तो आपका एरर आएगा। ठीक है, वो उसको नहीं समझ पाया क्योंकि आपकी जो डेट है ऊपर एग्जैक्ट नंबर फॉर्मेट में है। तो हमारे पास दो चॉइस है, पहला आप यहाँ डबल कोट के अंदर अपनी वो डेट टाइप कर सकते हो। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में हमने अपनी वो डेट टाइप कर दी, ना कि सेल सेलेक्ट करके। सेल सेलेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि उस सेल के अंदर हमारी डेट नंबर में है। एंटर करो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप बाहर से ही किसी सेल से अपनी डेट पिक करना चाहते हो, मैं नहीं चाहता बार बार मुझे इस सेल के अंदर अपनी जो डेट है वो डबल कोट के अंदर टाइप करनी पड़े मैनुअली, मैं बाहर से ही किसी सेल को सिलेक्ट करवाना चाहता हूं अपनी डेट के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप जिस सेल के अंदर डेट टाइप कर रहे हो उस सेल में डेट टेक्स्ट में बतानी पड़ेगी। और टेक्स्ट में बताने के लिए क्या करना है, आपको जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप करो अगर आपको वो एज ए टेक्स्ट डिक्लेयर करना है तो उसके आगे सिंगल कोट लगा देना, ऊपर वाला जो कॉमा हम बोलते हैं। ठीक है, एक सिंगल कोट लगा देना, एंटर। एक्सेल में जो सेल अलाइनमेंट होता है वो दो तरीके का होता है, या तो लेफ्ट या राइट। अगर आपके सेल के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो हमेशा राइट अलाइनमेंट में जाएगा। अब जैसे मैंने टाइप करके 456 एंटर किया तो ये राइट साइड में चला गया, लेकिन अगर मैं यहीं पर कोई न्यूमेरिक टेक्स्ट वैल्यू टाइप करता हूँ, टेक्स्ट ही टाइप करता हूँ, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट में ही रखेगा उसको। अब मान लो मुझे ये 456 लेफ्ट में लेके जाना है, तो एक तो तरीका है कि आप अलाइनमेंट चेंज कर दो भाई, लेकिन ये अलाइनमेंट चेंज करने से टेक्स्ट तो नहीं हुआ। ठीक है, फॉर्मूले में अगर कहीं सिलेक्ट करेंगे तो ये नंबर ही माना जाएगा। तो इसका एक अल्टरनेट क्या होता है कि आप किसी भी सेल के अंदर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को एज ए टेक्स्ट अगर कंसीडर करवाना चाहते हो तो उसके आगे सिंगल कोट लगा देना।
ठीक है, वो अब टेक्स्ट की तरह किसी फॉर्मूले में अगर सेलेक्ट करोगे तो वो टेक्स्ट ही माना जाएगा। 456 बेशक न्यूमेरिकल वैल्यू है वो। तो अभी ये जो डेट वैल्यू हमने निकाल ली है, इसका यूज क्या होगा? एक दो यूज हमने पहले देखे हैं, एक और देख सकते हो। छोटा सा एक एग्जांपल है जो ज्यादातर यूज होता है, और इसका जो यूज करते हैं ज्यादातर, जो मैंने देखा है, वो मेडिसिन वाले करते हैं, फार्मेसी वाले। अब फार्मेसी वालों के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है डेली रूटीन में कि उनके पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपायरिंग डेट उनको मालूम रहे कि कौन सा प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका है या कितने दिन उसके अभी पड़े हैं एक्सपायर होने में, वो रैक से उसको अलग से निकाल दे। ठीक है, तो एक छोटा सा बनाते हैं। मान लो कोई भी आपका प्रोडक्ट है XYZ, उसकी अपनी एक एक्सपायरिंग डेट होगी। ठीक है, तो जो भी उस प्रोडक्ट की एक्सपायरिंग डेट है वो आपको जिस सेल में टाइप करनी है सिंगल कोट लगा के टाइप कर देना। मान के चलो हमारा एक प्रोडक्ट है XYZ, उसका जो एक्सपायरिंग डेट था प्रोडक्ट के ऊपर वो दे रखा था 1 जनवरी 2024। ठीक है, अब हमें आज की डेट में ये चेक करके देखना है कि इस प्रोडक्ट की एक्सपायरिंग डेट को एक्सपायर हुए कितने दिन हो चुके हैं। कोई भी प्रोडक्ट है उसकी एक्सपायरिंग हम करंट डेट में ही चेक करते हैं, भी आज की डेट में वो एक्सपायर हो चुका है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इक्वल टू डेट वैल्यू। अब ये ऑलरेडी डेट हमने इसलिए टाइप की थी टेक्स्ट के अंदर, ब्रैकेट क्लोज, माइनस टुडे। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट की एक्सपायरिंग डेट है उसमें से हमने क्या किया, आज की डेट को माइनस करवा दिया, एंटर। जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको ये इस तरीके का हैश एरर मिलेगा। आपको करना क्या है, नंबर फॉर्मेट पे जाके यहाँ नंबर पे क्लिक कर देना, -624। इसका मतलब क्या होगा कि 624 दिन इस प्रोडक्ट को एक्सपायर हुए हो चुके हैं। वैल्यू अगर माइनस में है तो मतलब नेगेटिव हो गया। ठीक है, वो एक्सपायर हो चुका है। अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो मतलब अभी वो बाकी है इतने दिन एक्सपायर होने में। तो एक छोटा सा एग्जांपल है डेट वैल्यू का, आप यूज कर सकते हो। बाकी आपकी जैसे रिक्वायरमेंट होती है, आपको फंक्शन अगर मालूम है तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको एडजस्ट करके यूज कर सकते हो, करना ही पड़ता है हमें। नेक्स्ट आता है वीकडे। काफी कॉमन सा फंक्शन है, काफी ज्यादा पूछा जाता है, यूज भी होता है। वीकडे का यहाँ पर मतलब क्या है कि अभी आज जो हमारी डेट है उसके अकॉर्डिंग वीक का कौन सा दिन है। ठीक है, वीक का, हफ्ते का कौन सा दिन है, पहला है, दूसरा, हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7। ठीक है, तो आपको ये अगर बताना हो या पता करना हो कि इस डेट के अकॉर्डिंग हफ्ते का कौन सा दिन है, इक्वल टू वीकडे। अब देखो यहां पर क्या मांगा जा रहा है आपसे, सीरियल नंबर। किस चीज का सीरियल नंबर, आपकी डेट्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपना डेट वैल्यू अगर मालूम है तो वो टाइप कर सकते हो, नहीं तो आपके पास जो डेट है उसको सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन दोनों में से एक ही चीज देनी है। ठीक है, अब सीरियल नंबर तो नंबर में ही होना चाहिए, तो हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, अपनी डेट को सिलेक्ट कर रहे हैं। इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये टेक्स्ट में हमने कन्वर्ट कर रखी है डेट वैल्यू के अंदर। अगर इस सेल को लेंगे तो हमारा एरर आएगा। सीरियल नंबर, कोमा, फिर आपसे पूछेगा एक लिस्ट के अकॉर्डिंग। अभी ये जो लिस्ट निकल के आई है इसको अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये आपको क्या बता रहा है, कि कोड लिस्ट दी है इसने कि आपकी कंट्री के अंदर जो वीक का फर्स्ट डे है वो कब से स्टार्ट होता है। ठीक है, संडे से है, मंडे से है, कब से है। तो एज इंडियन हम जो यूज करते हैं वो मंडे को अपना वीक का फर्स्ट डे मानते हैं। तो अगर आपको उसके अकॉर्डिंग अपना वीक डे पता करना है तो आपको वहां फॉर्मूले के अंदर क्या करना है, कोमा लगा के 2 टाइप करना है। यहाँ 2 टाइप करने का मतलब लिस्ट में जो सेकंड नंबर पे कोड लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग बताए कि हमने जो सिलेक्ट की है डेट उसका वीक डे क्या बनता है। क्या आना चाहिए, 2 है। ठीक है, ट्यूसडे हो गया आज। अच्छा,
अब ये जो भी रिजल्ट दे रहा है ये नंबर में ही दे रहा है, ठीक है। उसने वीक का नंबर 2 बता दिया तो उससे हमें आइडिया लग गया कि भाई ट्यूसडे है। लेकिन अगर आपको ट्यूसडे ही निकालना हो एज ए टेक्स्ट, ठीक है, रिजल्ट आपको चाहिए लेकिन एज ए टेक्स्ट में चाहिए, तो टेक्स्ट में चाहिए तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला अलग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर कभी नंबर में पता करना है तो आपके पास वीकडे है ही, लेकिन अगर वो आपको कभी टेक्स्ट में निकालना हो कि भाई मुझे तो ट्यूसडे पता करना है, या मतलब संडे आए, मंडे, ट्यूसडे, जो भी, ठीक है, टेक्स्ट में चाहिए रिजल्ट, तो फॉर्मूला फिर आपका टेक्स्ट का लगेगा, इज इक्वल टू टेक्स्ट, वैल्यू पूछेगा, किस वैल्यू का, तो आपके पास जो भी डेट है उसको सिलेक्ट कर लो, कोमा, फॉर्मेट पूछेगा भाई जो आपने अभी वैल्यू सिलेक्ट करके दी है उसमें से क्या निकालना है वो एज ए टेक्स्ट फॉर्मेट में बताओ, तो डबल कोट के अंदर हमें डालना है 4 टाइम डी। 4 टाइम डी का मतलब हो जाएगा आपका जो वर्ड है वो पूरा आएगा वीक का, ट्यूसडे। अगर आप वहीं पर 3 टाइम करते हो तो शॉर्ट में आ जाएगा, अगर मिनिमम 2 करते हो या 1 करते हो तो वो नंबर में आपको 16 दे देगा, ठीक है। आपने जो डेट सिलेक्ट की थी यहाँ पर, ठीक है, अब इसमें आपकी चॉइस है कि वो आप क्या निकालना चाहते हो, डे निकालना चाहते हो या मंथ निकालना चाहते हो या ईयर निकालना चाहते हो। ईयर तो हमेशा न्यूमेरिकल में ही होगा, ठीक है। तो अगर हम डबल डी की जगह डबल एम कर दें तो ये सिर्फ 9 देगा एज ए सितंबर। वहीं पर अगर हम इसमें 1-2 एम और ऐड कर दें तो सितंबर एज ए मंथ नेम वो आपको पूरा रिटर्न करके दे देगा। तो आपके पास जो भी डेट है उस डेट में से जो भी आपको टेक्स्ट में निकाल के देखना है उसके लिए आपके पास फंक्शन होना चाहिए टेक्स्ट का, ठीक है। अटेंडेंस जब हम बनाते हैं फॉर्मेट तो उसके अंदर इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी हमेशा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा हमारा। नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका वीक नम। वीक नम का मतलब है वीक नंबर। एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर कितने टोटल वीक होते हैं, 48 से 52 मैक्सिमम, ठीक है। तो अभी जो हमारा मंथ है या जो हमारी डेट्स है उसके अंदर साल के अकॉर्डिंग कौन सा वीक है, इसको पता करने के लिए जैसे वीकडे आपने लगाया है ऐसे ही आपका फंक्शन है वीक नम का, इक्वल टू वीक नम। सेम तरीका है, सीरियल नंबर पूछेगा, जो भी आपकी डेट है उसको सिलेक्ट करो, कोमा, इसमें भी कोड लिस्ट आएगी, किस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको या किस डे के अकॉर्डिंग आपको अपना वीक पता करना है। तो हम यहाँ भी नंबर 2 टाइप करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो 38 आपका अभी करंट वीक चल रहा है, ठीक है। 2 छोटे छोटे फंक्शन और कर लो, बाकी के नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 2-3 क्लास और बनेंगी डेट एंड टाइम के ऊपर। लास्ट डे ऑफ मंथ, आपके पास मान लो कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई भी आपका डाटा टेबल है उसके अंदर आपके पास 2 डेट्स हैं, ठीक है, 2 है, 1 है, वो आपकी चॉइस है। हम क्या चाहते हैं, अभी जैसे हमारे पास 16 सितंबर है, हम चाहते हैं कि इस मंथ की लास्ट डेट आ जाए हमारे पास डायरेक्टली। इस सेल में हम चाहे कोई भी डेट डालें, लेकिन मुझे इस सेल के अंदर क्या चाहिए, उस मंथ की लास्ट डेट चाहिए, ठीक है। यहाँ मंथ की कोई भी डेट हो सकती है, 16 सितंबर की जगह हमारा काम या टारगेट क्या है कि इस मंथ का जो भी लास्ट डेट है या डे है वो हमें यहाँ चाहिए। तो इसके लिए सिंपल सा फंक्शन यूज होता है हमारा ईओ मंथ, ईओ मंथ, एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। ईओ का मतलब हो गया एंड ऑफ द मंथ। तो ये स्टार्ट डेट पूछेगा, और ये स्टार्ट डेट का मतलब ये नहीं कि आपको पर्टिकुलर वो एक तारीख ही सिलेक्ट करनी है, आप जस्ट अपना वो सेल सिलेक्ट करो जिसमें आपकी कोई भी डेट है, ठीक है, कॉमा 0 मंथ। 2 चीजें ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। स्टार्ट डेट वो आपकी कोई भी हो सकती है, और कोमा लगा के जो मंथ है, मंथ की जगह हमने अभी दिया है 0। इसका मतलब ये है कि उसी मंथ की लास्ट डेट निकाल के दे,
ठीक है, करंट मंथ जो भी हमने सिलेक्ट करके दिया है। अब उसने क्या दिया आपका 30। अब ये डे दिखा रहा है, अगर आपको यहाँ पर पूरा डेट शो करना है तो अपना फॉर्मेट में जाके यहाँ पर डेट का कोई भी एक अपना फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर अब इस सेल के अंदर आप कोई भी डेट टाइप करोगे तो ये ऑटोमेटिक 30 ही दिखाएगा आपको। वो आपकी चॉइस है कि वहां पर पूरा डेट आपको शो करवाना है या सिर्फ मंथ शो करवाना है या डे शो करवाना है, वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप चेंज करवा के देख सकते हो। इस ईओ फंक्शन को हम कई और भी पर्पज में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट जो चीजें हैं, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, ये सभी फंक्शंस को यूज करने के लिए हम डे ऑफ एंड ऑफ द मंथ जो फंक्शन है उसी को यूज करते हैं। अभी फिलहाल सिर्फ हम आज यही इतना ही करेंगे, लास्ट डे ऑफ मंथ तक का, ठीक है। बाकी के फंक्शन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लास आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी और इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। कोशिश तो ये करनी चाहिए आपको कि ये चीजें लिख लो, क्योंकि एग्जाम में आपका 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आना है, ठीक है, सेक्शन सी के अंदर।